माननीय सभापति महोदय, सदन के नेता ने चौथी बार बजट पेश किया और सदन के अंदर जो बजट पेश किया जाता है वो एक तरीके से सरकार का दर्पण होता है। जनता के अंदर एक विश्वास होता है और जनता ये मानकर चलती है कि सदन के अंदर जो बात कही गई है उसके ऊपर सरकार काम करेगी और उसको धरातल के ऊपर क्रियान्वित करने का काम करेगी। लेकिन सभापति महोदय, विगत 3 बजटों को हम देखें और सरकार के कामों को देखें सभापति महोदय, तो मुझे लगता है कि सरकार का सिर्फ एक ही काम बचा है। सरकार का एक ही काम है सुबह उठना, एक पानी का गिलास पीना, एक चाय का कप पीना, उसके बाद में अपनी सरकार की तारीफ करना, मेरी सरकार संवेदनशील है, मेरी सरकार पारदर्शी है, मेरी सरकार जवाबदेही है। उसके बाद में भारत सरकार को कोसना, संघ के ऊपर प्रहार करना और फिर ये कहना कि लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। अपने प्रदेश की प्रगति की बात वो कभी नहीं करते। राजस्थान के अंदर पिछले 3 सालों के अंदर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ उसकी बात कभी नहीं करते। सिर्फ मुद्दे को विमुख करने का काम करते हैं और जो समस्या है उनसे दूर भागने का काम करते हैं। सभापति महोदय, इस सदन के अंदर जो माननीय विधायक कांग्रेस के हैं या जो कांग्रेस के विधायक नहीं होते हुए भी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, कई माननीय नवरत्न भी हैं, वो सलाहकार भी हैं, वो सरकार की आंख और कान है। वो सरकार को सही दिशा दिखाने का काम भी करते हैं, सही बातें सुनाने का काम भी करते हैं। लेकिन सभापति महोदय, इसी सदन के अंदर उन्हीं मान्य विधायकों की पीड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक मान्य विधायक जो कांग्रेस के हैं उनको एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरने के ऊपर बैठना पड़े। एक विधायक इसी सदन के अंदर मौजूद हैं, उनको एक कांस्टेबल की ट्रांसफर करने के लिए भी धरने के ऊपर बैठना पड़े। एक विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम के अंदर ये कहा कि 3 साल के अंदर फूटी कोटी का काम नहीं हुआ। एक विधायक ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी के लिए जिस तरीके से वीआरएस की सुविधा है, अगर पीआरएस की सुविधा होती तो मैं कभी का राजनीति में संन्यास ले लेता। एक विधायक ऐसे हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि सरकार ने मेरी मांग नहीं मानी और जब तक वो मांग नहीं मानेंगे तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा। और मुझे लगता है कि सरकार की इस मांग के आधार के ऊपर आपने अभी तो जूतों का त्याग किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको कपड़ों का त्याग भी करना पड़ेगा। और सभापति महोदय, एक विधायक तो ऐसे हैं सरकार के, मेरी बात सुनो माननीय सदस्य, आ गए, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। फूफा जी 130 है इधर है, एक के बारे में बताओगे चोमू के लिए नहीं बोल पाओगे। फिर एक विधायक तो ऐसे हैं जो सरकार की एजेंसियों के ऊपर विश्वास नहीं है और उन्होंने ये कहा कि सरकार की एजेंसियों पे विश्वास नहीं है, ये फर्जी एनकाउंटर है, इस एनकाउंटर की जांच सीबीआई से कराओ। अब जब सरकार के विधायक सरकार से संतुष्ट नहीं है तो दूसरे विधायक कैसे संतुष्ट होंगे? सभापति महोदय, मैं उन योजनाओं का जिक्र करूंगा जो योजनाएं हमारे शासनकाल के दौरान चल रही थी और उन योजनाओं को इस सरकार ने आने के बाद में बंद करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी जब बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने स्वीकार किया कि हां, पिछले 3 सालों के अंदर 10 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी अपील राजस्थान के उपखंड अधिकारी के यहाँ पेंडिंग है, उनको भी हम नाम जोड़ने का काम करेंगे। तो 3 साल तक उनके अधिकारों का जो हनन हुआ उसकी भरपाई आप कैसे करोगे? इसी सरकार ने भामाशाह स्वास्थ्य योजना जो हमारी सरकार की एक वेलफेयर स्कीम थी, उस योजना को बंद करने का काम किया और सभापति महोदय 2 साल तक उस योजना को बंद किया। एक भी गरीब आदमी को उस योजना के तहत लाभ नहीं मिला। और अब जो भारत सरकार की योजना है आयुष्मान भारत योजना, उस योजना को परिवर्तित करके चिरंजीवी योजना नाम देकर 2 साल बाद के अंदर उस योजना को स्वीकृति दी गई। तो सभापति महोदय, 2 साल तक गरीब आदमी जो इलाज के अभाव के अंदर मौत के ग्रास में चला गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? सभापति महोदय, हमारी सरकार के समय मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चल रही थी, उस योजना को बंद करने का काम किया। हमारी समय के अंदर मुख्यमंत्री दुग्ध योजना चल रही थी, उस योजना को बंद करने का काम किया। हमारे समय के अंदर मुख्यमंत्री बिजली सब्सिडी योजना चल रही थी, 2 साल तक उस योजना को बंद करके अब उसको परिवर्तित करके फिर योजना शुरू करने का काम किया। हमारे समय में निर्माण श्रमिक योजना के तहत जो कल पाली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे 55,000 रुपए गरीब की बेटी की शादी के अंदर दिया जाते थे, इस सरकार ने उस योजना को भी बंद करने का काम किया। और यहां तक ही नहीं,
कई जगह तो अधिकारियों की छोटी सी त्रुटि की वजह से अगर पैसा उसके खाते में चला गया तो उसको वापस मंगाने का काम भी किया है। और सभापति महोदय, हमारे शासनकाल के अंदर जो अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही थी, उस योजना को भी कई सालों तक बंद किया और फिर उसको शुरू किया तो इंदिरा गांधी रसोई योजना के नाम से शुरू किया। हमारे समय के अंदर 4 गुना अधिक लोगों को लाभ मिल रहा था। इस इंदिरा रसोई के अंदर 1% लोगों को भी लाभ नहीं मिल रहा। और सभापति महोदय, सुना हमने ये था कि हाकिम बदलता है, हुक्म नहीं बदलता, लेकिन सभापति महोदय बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हाकिम पर क्या बदला, हुक्म भी बदल गया। इस सदन के अंदर घोषणा करके गए थे कि राजस्थान की 10,000 ग्राम पंचायतों के अंदर हम विकास पथ बनाने का काम करेंगे, और हाकिम बदलते ही वो हुक्म भी बदल गया और ग्राम पंचायतों के अंदर जो विकास पथ बनने थे वो भी बंद हो गए। और सभापति महोदय, अगर आंकड़े उठा के देखोगे तो हमारी सरकार के नहीं आने का प्रमुख कारण यही था, पूर्वी राजस्थान। 28 सीटों में से हमारी 1 सीट है धौलपुर की। और सभापति महोदय, जिस व्यक्ति के अंदर लोगों ने यह विश्वास किया था कि आने वाले समय के अंदर हमारे प्रदेश का मुखिया बनने की उम्मीद है, उस व्यक्ति की इतनी बड़ी दुर्गति ये सरकार करे, मेरे ख्याल से इनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। और सभापति महोदय, आपसे निवेदन भी मैं ये करना चाहूंगा, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले 3 बजटों के अंदर 2 घोषणा की गई। एक घोषणा तो यह की गई कि चौमू विधानसभा क्षेत्र आमेर और जमारामगढ़ को ईसरदा के बांध से पानी पिलाने का काम करेंगे। सभापति महोदय, ईसरदा का बांध का पानी तो चौमू में कब पहुंचेगा ये तो पता नहीं, अभी तक तो उसकी डीपीआर ही नहीं बनी। डीपीआर कब बनेगी, बजट कब अलॉट होगा, धरातल के ऊपर टेंडर कब होंगे, काम कब शुरू होगा, ये तो पता ही नहीं। एक घोषणा इन्होंने ये की कि चौमू के पास में सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर है, पिछले बजट की घोषणा है, और वीर हनुमान जी के पर्यटक स्थल को विकसित करने के लिए एक लग्जरी बस चलाने का काम हम करेंगे। अब भगवान को भी आप धोखा दे रहे हो और वो भी कलयुग के हनुमान को आप धोखा दे रहे हो। 1 साल बीत चुकी, 4था बजट आ गया, अभी तक बस नहीं चली। मेरी बालाजी से प्रार्थना है कि बालाजी, जो आपको धोखा दे रहे हैं, अगली बार आप भी 2023 के चुनाव के अंदर बस जितनी सवारी भी मत देना, और चालक की सीट भी खाली रहे, कंडक्टर की सीट भी खाली रहे, और पीछे वाली जो बस की सीट आती है ना, वो भी खाली रहेगी। आपने बालाजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन ये करूंगा, कई घोषणाओं का जिक्र मेरे से पूर्व वक्ताओं ने किया जो पिछले 3 बजटों के अंदर घोषणाएं की गई। घोषणा नंदीशालाओं की भी की गई थी, वो भी धरातल के ऊपर नहीं है। घोषणा इन्होंने ये भी की थी कि हमारी सरकार आने के हमारे 2 साल के अंदर अंदर हम ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान है, जिनको सपना आपने दिखाया था कि हम कर्ज माफी भी करेंगे। सभापति महोदय, इस बजट के अंदर ये कहते थे चौथे बजट के अंदर कि हम एक भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होने देंगे, तो हमें खुशी होती, हम भी आपको धन्यवाद देते। लेकिन आज हजारों किसानों की जमीन नीलाम होने के कगार के ऊपर पहुंच गई, वो सिर्फ आपके एक सपने के आधार के ऊपर कि आपने ये कहा था कि हम संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। और सभापति महोदय, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी विद्वता का और अपने ज्ञान के भंडार का जो भाषण देकर गए थे जयपुर की धरती के अंदर गुलाबी नगरी में, और यहां कहा था कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है, मेरे ख्याल से कल के शिव से आने वाले विधायक के इस सदन में दिए गए उद्बोधन के बाद में उनके ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे कि हिंदू और हिंदुत्व में कोई अंतर नहीं है। और उन्होंने जो कहा कि इस सरकार के अंदर हम 95% से अधिक वोट देते हैं, अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो जो वोट नहीं देते उनकी सुनवाई तो ये सरकार करने वाली नहीं है। इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन इतना जरूर करूंगा कि सरकार जो घोषणाएं करती है, जयपुर शहर को हम भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने का काम करेंगे। अभी तक तो ये शहर भिक्षा मूर्ति मुक्त शहर बना नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कन्यादान योजना शुरू की थी, क्या सरकार बताएगी कितने कन्याओं का कन्यादान देने का काम आपने किया था? सरकार ने घोषणा ये भी की थी कि हम मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। क्या सरकार बताएगी कितने लोगों को हमने रोजगार देने का काम किया? सरकार ने घोषणा ये भी की थी सभापति महोदय कि हम प्रत्येक जिले के अंदर मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कानून लेकर आएंगे और अभियान चलाएंगे, लेबोरेटरी स्थापित करने का काम करेंगे। सभापति महोदय, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, जो कोई हत्या करता है तो हत्या करने वाला दिखता है, लेकिन जो प्रत्येक व्यक्ति को रोज
जहरीली दूध पिला के, जहरीला मावा खिला के, जहरीले मिष्ठान खिला के जो लोगों को मौत के ग्रास के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, यह सरकार उनके खिलाफ कब कार्रवाई करेगी? सभापति महोदय, आज किसी रात को दूध का व्यापार करने वाले व्यक्ति को कहो कि सुबह मुझे 50 क्विंटल दूध चाहिए, वो कहेगा कि कहां पहुंचाना है? सभापति महोदय, मेरी मांग है कि सरकार इस चौथे बजट के अंदर यह कहती कि हम उस कठोर कानून को भी लेके आएंगे, जो मिलावट करेगा उसको फांसी की सजा देने का काम करेंगे। तो मेरे ख्याल से बहक के बिना प्रीत नहीं होती। सभापति महोदय, आप सरकार कानून लेकर आए कि हम आम जन को सुरक्षा प्रदान करने का काम करेंगे और जो मिलावट करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम करेंगे। आपने घोषणा लेबोरेटरी की थी प्रत्येक जिले में, वो लेबोरेटरी की घोषणा भी धरातल के ऊपर नहीं है। सभापति महोदय, सभापति महोदय, एक सबसे बड़ा जो आम व्यक्ति उससे पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, और वो है कि सरकार अगर चौथे बजट में ये कहती कि अपराध को नियंत्रण करने के लिए हम कानून भी लेकर आएंगे और पुलिस को संसाधन मुहैया कराने का काम भी करेंगे। अपराधी की गाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, लेकिन पुलिस की गाड़ी तो 60 किलोमीटर प्रति रफ्तार से भी नहीं चल रही। सभापति महोदय, जब तक आधुनिक यंत्र आप पुलिस को नहीं दोगे, जब तक पुलिस को मजबूत नहीं करोगे, जब तक पुलिस के 24 घंटे काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में आप चिंता नहीं करोगे, उनको अतिरिक्त मानदेय देने का काम नहीं करोगे, तब तक मेरे को नहीं लगता अपराध के ऊपर नियंत्रण होगा। और सभापति महोदय, प्रकृति का नियम है, हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले, लेकिन इस सरकार के अंदर तो जो हकदार है वो तो खांचे की पोस्टिंग के अंदर बैठा हुआ है, और जो गुनहगार है जिसके ऊपर कई कलंक लगे हुए हैं, जो आरोपी हैं, वो मुख्य पदों के ऊपर बैठे हुए हैं। इसलिए सभापति महोदय, सरकार को यह भी निर्णय करना पड़ेगा कि हम पदस्थापन करते समय व्यक्तियों का चरित्र भी देख लें कि वो जनता का भला करेगा या जनता का हित करने का काम करेगा। और सभापति महोदय, सरकार कैसा काम कर रही है इसके बारे में भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। लूट मची है, जिस तरीके से हर व्यक्ति, सरकार की प्राथमिकता 7.5 करोड़ जनता की नहीं है कि हम 7.5 करोड़ जनता की हिफाजत करने का काम करें या उनके विकास करने के काम करें। सरकार की मंशा और सरकार की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ 101 विधायकों का समर्थन करके सरकार को हम कैसे बचा के रखें। सत्ता पक्ष का विधायक ये कहे रात को 12 बजे मुझे एसडीएम चाहिए अभी की अब नया, तो सरकार उसकी बात मानने के लिए तैयार है। सरकार का कोई नुमाइंदा ये कहे मुझे माइंस चाहिए, सरकार उसकी बात मानने के लिए तैयार है। सरकार का कोई नुमाइंदा ये कहे कि बद्री में मैं किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता, सरकार उसकी बात भी मानने के लिए तैयार है। सभापति महोदय, अगर सरकार ये कहती कि राजस्थान के अंदर मानव तस्करी हो रही है, राजस्थान के अंदर मानव तस्करी के ऊपर रोक लगाने के लिए हम कठोर कानून लेकर आ रहे हैं, तो मैं सभापति महोदय खुशी इस बात की होती कि वास्तव में सरकार कुछ करना चाहती है। राजस्थान के एक बड़े अखबार ने मानव तस्करी का लाइव स्टोरी छापने का काम किया, किस तरीके से आदिवासी क्षेत्रों के अंदर मानव तस्करी होती है, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर भी कोई संज्ञान लेने का काम नहीं किया। सभापति महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि बजट पे तो आप बोलिए ना, नहीं बजट पे तो आप बोलिए ना। सभापति महोदय, मेरा निवेदन ये है कि सरकार की प्राथमिकता एक भी नहीं है। सरकार ने घोषणा की थी 2021 में निरोगी राजस्थान, सरकार ने घोषणा ये भी की थी कि हम जनता क्लिनिक खोलेंगे। सब विधायक यहाँ बैठे हुए, इनसे पूछ लो कितनी जनता क्लिनिक आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में खुलवाने का काम किया। और अब तो एक और सभापति महोदय, जो गाँवों में चर्चा है, लोगों में चर्चा है कि बिना सेवा शुल्क के कोई काम होता ही नहीं सरकार के अंदर। अब चिकित्सा महकमे में एक आदेश ऐसा निकला है, या तो पहले वाले चिकित्सा मंत्री जी गलत थे या अब आए हैं वो सही है। अब ये तो सरकार स्पष्ट करे आखिरकार है क्या, कि एक आदेश निकाल दिया कि जो कहीं से भी पदस्थापन हो सरकार के आंकड़े में स्थायी नहीं है, उसको वापस अपने मुख्यालय के ऊपर आना पड़ेगा। सभापति महोदय, जो व्यक्ति जहां पदस्थापित है वहां पोस्ट खाली है, वहीं से उसका वेतन उठ रहा है, उसको कहते हैं कि नहीं चलो मुख्यालय के अंदर, उसके बाद में नई तरीके से आपका पदस्थापन करने का काम करेंगे। इसलिए मेरी मांग है कि जो डॉक्टर, जो नर्सिंग स्टाफ जहां पोस्ट वैकेंट है, जहां उसका पदस्थापन है और जहीं से उसका वेतन उठ रहा है, कृपा करके ऐसे व्यक्तियों को तो वहीं सेवा देने का काम करें। कोरोना के दौरान भी उन्होंने बेहतरीन अच्छा काम करने का प्रयास किया था। और सभापति महोदय, पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10 ट्यूबवेल देने का काम करेंगे, प्रत्येक विधानसभा में 40 हेडपंप लगाने का काम करेंगे। आप सभापति महोदय पूछ लो कितने विधायकों के विधानसभा क्षेत्र के अंदर 40 हेडपंप और 10 ट्यूबवेल लगे। हो सकता है लगे होंगे किसी के 1-2 विधायकों के क्षेत्र में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में ना तो 40 हेडपंप लगे और ना 10 ट्यूबवेल लगने का काम किया। और मैंने मंत्री महोदय से भी निवेदन किया है कि इस तरीके से
पीएचडी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने गलत तरीके से जल जीवन मिशन के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए तकमीना बनाने का काम किया। जहां सोर्स डेवलप कर रहे हैं, जहां पानी की एक बूंद नहीं है, मौके पे गए नहीं, एक एनजीओ हायर किया, एक टेक्निकल रूप से उसको कमरे में बिठाया, उसी गांव की जो स्कीम बनानी है वही कमरे में बैठ के बना दिया। एक ट्यूबवेल ले लो, 2 ट्यूबवेल ले लो, पाइपलाइन 5 किलोमीटर ले लो, एक एसआर की टंकी ले लो, स्कीम तैयार। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, जिन्होंने भी इस तरीके से गलती की है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करें। और सभापति महोदय, जिस तरीके से घोषणाएं सरकार ने कॉपी की है लेकिन वो धरातल के ऊपर नहीं है। अभी मैंने विधानसभा के अंदर पूछा, प्रवासी राजस्थान श्रमिक कल्याण कोष सरकार ने घोषणा की थी, इस कोष का गठन हुआ क्या? अभी मुझे जवाब मिला है अभी इस कोष का कोई गठन नहीं है। मैंने पूछा पैसा खर्च हुआ क्या? कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। तो सभापति महोदय, घोषणा करने की आखिरकार आवश्यकता क्या पड़ रही है जब धरातल के ऊपर आ ही नहीं सकता? इसलिए मेरा निवेदन है सभापति महोदय कि आने वाले समय के अंदर सरकार वही घोषणा करे जिन घोषणाओं को धरातल के ऊपर वो क्रियान्वित कर सके। सभापति महोदय, जयपुर के अंदर फिल्म सिटी को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटक नीति लाने का काम करेंगे। अब कोई बताएगा कि जो फिल्म सिटी को प्रोत्साहन की पर्यटक नीति जो आई थी वो धरातल के ऊपर कितनी का आई है? और सभापति महोदय, सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी प्रत्येक ब्लॉक स्तर के ऊपर हम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम को बनाने का काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी विधायक ने अपने कोष से अगर पैसे दे दिए होंगे तो जरूर उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का निर्माण हुआ होगा। अगर जिन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे या जिन्होंने सीएसआर का पैसा नहीं लगाया होगा उन ब्लॉकों के अंदर तो कोई मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाने का काम नहीं किया। सरकार ने घोषणा की कि प्रत्येक थाने के अंदर एक स्वागत कक्ष बनाने का काम करेंगे। सरकार क्या बताएगी कि स्वागत कक्ष के लिए सरकार के खजाने में से कितना पैसा रिलीज करने का काम किया? वो सारे का सारा भी विधायकों और सांसदों के कोष के अंदर थोप दिया गया कि विधायक और सांसद ही वो पैसा देने का काम करें। इसलिए सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आने वाले समय के अंदर जो सरकार कर सके उन्हीं की घोषणा करे। अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे सभापति महोदय, वास्तविकता के अंदर ये किसान की पीड़ा है और ये दर्द भी इस बात का है कि सरकार पंजाब से चारा राजस्थान के अंदर हजारों किसान लेकर आते हैं, खरीद कर लाते हैं। आज वास्तव में चारा 1400-1500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। 14 रुपए 15 रुपए प्रति क्विंटल का चारा खिलाकर 2 मिनट में समाप्त करें। 14 रुपए 15 रुपए प्रति क्विंटल का चारा खिलाकर पशुपालक आखिरकार क्या बचाएगा? और सभापति महोदय, सरकार ने घोषणा की कि 50 यूनिट तक हम फ्री बिजली देने का काम करेंगे। सरकार ये भी घोषणा कर दे कि हम एक भी वीसीआर बनने का काम नहीं करेंगे। आप लाखों रुपए की वीसीआर भर के और हजारों रुपए की रिलीफ देने का काम कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से सरकार की ये नीति ठीक नहीं है। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी लाखों रुपए की वीसीआर बनने का काम किया। और सभापति महोदय, सरकार ने वादा भी ये किया था जब चुनाव 2018 के अंदर चल रहे थे कि हम संपूर्ण संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम करेंगे। कल्ला जी की अध्यक्षता के अंदर कमेटी भी बनी। आज भी संविदा कर्मी सरकार की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे सभापति महोदय कि सरकार हमें कब रेगुलाइज करने का काम करेगी। जो अपने जीवन का बहुमूल्य समय सरकारी महकमे के अंदर संविदा के रूप में दे चुके, आज भी उनकी तनख्वाह 6000 रुपए से 8000 रुपए। इसलिए मैं मांग करता हूं सभापति महोदय, सरकार, मुख्यमंत्री जी बजट की रिप्लाई दे उस समय कम से कम संविदा कर्मियों के बारे में भी 2 शब्द जरूर कहे कि हम उनको रेगुलाइज इतने समय तक कर देंगे। और सभापति महोदय, सरकार ने घोषणा इस बात की भी की थी कि 3.5 लाख राजस्व न्यायालय के अंदर मामले विचाराधीन है। सभापति महोदय, जिस तरीके के राजस्व न्यायालयों के अंदर जो फैसले हो रहे हैं, सभापति महोदय, मेरी विधानसभा का उल्लेख करना चाहूंगा। सामोद के अंदर महामाया का मंदिर, उस मंदिर की 19 बीघा जमीन 1963 के अंत से पहले 12 नहीं, 1963 के सेटलमेंट के टाइम गलती से एक पर्चा बन गया बुरा माली के नाम से। 1963 के बाद में पर्चा संशोधित होता है। सार्वजनिक प्याऊ बंदोड़ के नाम से 19 बीघा जमीन, उस जमीन को भी प्रशासनिक अधिकारियों ने न्यायालय में बैठकर व्यक्ति विशेष को लाभ देने का काम किया। इस सरकार ने महामाया के मंदिर की जमीन को नहीं छोड़ा। इस सरकार से क्या आशा और उम्मीद की जा सकती है? सभापति महोदय, बहुत गंभीर मामला है। जब तक महामाया के मंदिर की जमीन वापस मंदिर के नाम नहीं होगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम करें। बस 1 मिनट में सभापति महोदय मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरा निवेदन है, सरकार कह रही है कि हम इन सारी स्कीमों को धरातल के ऊपर लाने का काम करेंगे, लेकिन सभापति महोदय लाएंगे कैसे? पटवारी के पद रिक्त, ग्राम सेवक के पद रिक्त। सरकार ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जीएसएस हम खोलेंगे, व्यवस्थापकों के पद रिक्त पड़े हैं। आपके LDC
डीसी के पद रिक्त पड़े हैं। आखिरकार सरकार इनकी भर्ती कब करेगी? थोड़ा सा Thank you. समय बचा है, इस समय में बीत जाएगा, लेकिन आपकी योजना धन्यवाद प्राप्त माननीय नहीं सदस्य। आएगी। धन्यवाद। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रीटा